नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, या आप मान सकते हैं कि एक्सेल का आज पहला वीडियो है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर हम एक्सेल के फॉर्मूलाज के बारे में जानेंगे, एक्सेल के अंदर कौन कौन से फंक्शन होते हैं, मतलब एक्सेल का हम जो है कंप्लीट जो है कोर्स देखेंगे, जो कि आपको 6th 7th और 8th क्लास की बुक्स या 9th 10th तक जो है आपको देखने को मिल जाता है बुक्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक्सेल है क्या। एक्सेल को वैसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, ठीक है। और एक्सेल को ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले एमएस ऑफिस का पैकेज अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना जरूरी है। इसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इसके लिए गेट इनटू पीसी एक वेबसाइट है, जैसे आप यहाँ पर टाइप करेंगे गेट इनटू पीसी और यहाँ पर आप आगे एमएस ऑफिस का जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट का जो पूरा कंप्लीट पैकेज है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एमएस ऑफिस यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप साइट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर डाउनलोड के लिए मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसका कोई वर्जन स्पेशली अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे 2016 17 जो भी, तो उसके लिए आप सीधा यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, ऐसा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी जाके आप, जैसे मैंने एमएस ऑफिस 2017 का जो ये वर्जन आपको शो हो रहा है, तो इसको भी मैं डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसको डाउनलोड करने के बाद में आपको इसका पासवर्ड पूछा जाएगा, जिसका सिंपल सा कोई भी अगर इस साइट से पासवर्ड डाउनलोड करते हैं तो इसका पासवर्ड आपको मिलेगा 1 2 3, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको एमएस ऑफिस को डाउनलोड कैसे करते हैं, ठीक है ना, और उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इंस्टॉल के लिए कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो सेटअप मिलेगा उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो है इंस्टॉल का बॉक्स मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, तो आपका नॉर्मली जो है कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि एमएस ऑफिस इंस्टॉल हो चुका है, अब इस एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करना है। तो इसके दो तरीके हैं एमएस ऑफिस को ओपन करने के। सबसे पहले आप विंडोज बटन जो आपके सामने आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके अंदर आप यहाँ पर ऑल प्रोग्राम में जा सकते हैं, यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एमएस ऑफिस, ठीक है। एमएस एक्सेल जो है सर्च करें यहाँ पर एमएस एक्सेल, तो ये आपके सामने आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक्सेल 2016 का यहाँ पर वर्जन है, तो मैं यहाँ पर ये सर्च करके यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। अब एज स्मार्ट वर्क, अगर आप स्मार्टली अगर जो है वर्क करना चाहते हैं कंप्यूटर के अंदर, तो हमेशा आपको पता है कि आपको बोला जाता है कि आप कीबोर्ड का जो है यूज लीजिए। तो इसके लिए आप जो है सबसे पहले यहाँ पर एमएस ऑफिस को जो है ओपन कैसे करेंगे, तो एक्सेल को ओपन करने का दूसरा तरीका है कि आप जो है डायरेक्टली विन कमांड के थ्रू जो है इसको ओपन कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से विंडोज+R बटन को प्रेस करेंगे तो यह आपके सामने रन बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आपको टाइप करना है एक्सेल, EXCEL, और यहाँ पर आप ओके दबाएंगे तो आपके सामने एक्सेल का बॉक्स आ जाएगा, ठीक है, सॉरी एक्सेल का जो है प्रोग्राम आ जाएगा। अब आपके सामने कुछ यहाँ पर जो है इंटरफेस दे रखे हैं, हमें नॉर्मली यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करना है। ध्यान रखिए वर्कबुक वर्कशीट क्या होता है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपको जो है एकदम ब्लैंक मिलेगी, ठीक है ना, डिफॉल्ट, जिसमें आप जो भी अपना वर्क जो है वो यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। ये इसका बेसिक जो है इंटरफेस है। अब देखिए एग्जाम्स जो होते हैं, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से देखें या कोई बोर्ड लेवल जो भी एग्जाम होते हैं, मतलब जो भी आपके बुक्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन मिलता है कॉमन, कि एक जब एक्सेल प्रोग्राम को आप ओपन करते हैं तो उसके अंदर डिफॉल्ट सीट कितनी मिलती है। अब देखिए सीट का मतलब क्या है कि जो आप इस इंटरफेस एरिया में काम कर रहे हो तो वो एक वर्क सीट है। यहाँ पर देखिए ये एक सीट है, यहाँ पर देखिए एक सीट है। तो ये 2016 वाले जो वर्जन है इसके अंदर डिफॉल्ट आपको एक ही मिल रही है, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मिलता है कि इसके अंदर कितनी सीट मिलती है। तो मतलब 2010 से पहले के जितने भी वर्जन है वहां पर आपको 3 वर्कशीट मिलेगी। कितनी? 3। इसमें डिफॉल्ट थी आपके एक, लेकिन डिफॉल्ट आपको जो है 2010 से नीचे के अगर आप वर्जन यूज करेंगे तो वहां पर आपको 3 वर्कशीट मिलेगी। चलिए यहां पर देखिए सीट है मेरे पास 1 2 3, जितनी चाहूं उतनी सीट मैं यहां पर क्रिएट कर सकता हूं। तो इस सारे सीट का कलेक्शन, यानी इस जब फाइल में जाके मैं इसको सेव एज करूंगा, इस फाइल को जैसे मैंने इसको सेव एज किया डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है, और यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे इसका कोई भी नाम दे देता हूं प्रैक्टिस, ठीक है ना, और इसको सेव कर देता हूं। अब देखो मैं अपने डेस्कटॉप पे विजिट करता हूं तो मेरे को यहां पर प्रैक्टिस नाम की फाइल मिली है। तो देखिए इन सीटों से मिलकर, यानी इन सभी सीट्स के अंदर मैंने कुछ ना कुछ वर्क किया है, नहीं किया है, तो इन सभी से मिलकर एक ये वर्कशीट मिली है। इसको वर्कबुक भी बोला जाता है। और ये देखो वर्कबुक जो है आपको आपके इस जो जहां पर भी आप लोकेशन पे सेव करेंगे वहां पर आपको मिल जाएगी। अब नेक्स्ट ये क्वेश्चन उठता है कि एमएस एक्सेल में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है।
एक्सटेंशन का मतलब होता है कि आप एक्सटेंशन से पहचान सकते हैं कि उसका जो वो फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाई गई या किस सॉफ्टवेयर की सहायता से बनाई गई है। तो आप इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इसका एक्सटेंशन क्या है। अगर किसी भी फाइल का अगर आपको एक्सटेंशन चेक करना है तो उसके लिए आप जो है राइट क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि उसका एक्सटेंशन क्या है। तो इसका एक्सटेंशन है देखो .xlsx, ठीक है, ये इसका एक्सटेंशन है एक्सेल फाइल का। तो एक्सेल में कोई भी फाइल बनेगी तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा .xlsx, ठीक है। तो ये आपका यहां पर पॉइंट हो चुका है क्लियर। अब देखिए मैं यहां पर आपको बताता हूं कि यहां पर आपको जो ये लाइंस दिख रहा है जो ऊपर से जो ये कॉलम है, ठीक है ना, ए बी सी डी, ठीक है, और ये है आपकी लाइंस, ये टोटल आपके क्या है लाइंस। अब एक्सेल में क्वेश्चन कुछ किस प्रकार से आते हैं और आपको ज्यादा जो है किन के बारे में जो है ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें आपको जो है पूछा जाएगा कि एक्सेल में टोटल कॉलम कितने हैं और लाइनें कितनी हैं। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आप जो है यहां पर देखो ये एक छोटा सा पॉइंट आपको इंडिकेट हो रहा है यहां पर, इसके ऊपर माउस को जाके यहां पर प्रेस करके छोड़ दें, ठीक है, सॉरी छोड़ना नहीं है, इसको दबाए रखें। तो देखिए आपको ऊपर की ओर यहां पर टोटल रो और टोटल कॉलम हाईलाइट हो रहे हैं और ये फिक्स है। आप किसी भी वर्जन के अंदर जाएंगे तो आपको ये रो और कॉलम मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे तो टोटल एक्सेल के अंदर रोज की संख्या कितनी है 10,48,576, यह है टोटल रो। और आपको अगर टोटल कॉलम बोले जाएं यानी ए टू ये ए बी सी डी जितने भी हैं ये टोटल कॉलम कितने हैं तो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे 16,384 टोटल कॉलम्स की संख्या है। अब अगर आपको लास्ट कॉलम या लास्ट लाइन विजिट करनी है या फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट लाइन विजिट करनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल के साथ अगर आप राइट एरो को क्लिक करेंगे तो ये देखिए सबसे लास्ट वाला जो बटन है वो सबसे लास्ट वाला जो कॉलम है वो है आपका XFD, ठीक है, XFD जो है वो सबसे लास्ट वाला है। अगर आपको फर्स्ट वाले कॉलम पे जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे फर्स्ट वाले जो है कॉलम के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको लास्ट वाली लाइन पे जाना है तो कंट्रोल के साथ डाउन एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे लास्ट वाली लाइन देखिए यहां पर 10,48,576 वाली लाइन पे आ जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप कंट्रोल के साथ अप एरो को प्रेस करेंगे तो सबसे ऊपर वाली लाइन की तरफ आप आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप सबसे ऊपर की लाइन में आ चुके हैं। अब ये तो हो चुका है आपको इसके सीट से संबंधित। अब इस सीट से संबंधित एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या ध्यान रखनी है कि जहां पर कोई लाइन, जैसे मैं यहां पर कहीं पर भी एक वैल्यू फिल कर रहा हूं जैसे 50, ठीक है, 15 वैल्यू यहां पर मैंने जो है इसके अंदर फिल की है। अब यहां पर देखिए कि जहां पर ये मैंने क्लिक किया है तो इसको बोला जाता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल का मतलब क्या है कि जहां पर अभी हमारा कर्सर है माउस का या हमने जहां पर क्लिक कर रखा है उसको हम एक्टिव सेल बोलते हैं। अब बात आती है कि सेल किसे कहते हैं, ठीक है, सेल किसे कहते हैं। तो सेल का मतलब होता है जहां पर कॉलम और लाइन आपस में प्रतिच्छेदन करते हैं या लाइन और कॉलम आपस में मिलते हैं उसको सेल बोला जाता है। और अगर आपको बोला जाए कि इस 15 वाले जो वैल्यू है इसका सेल एड्रेस क्या है, इस 15 वैल्यू का जो है सेल एड्रेस क्या है, तो आप यहां पर इसके लिए पता कर सकते हैं कि यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखो आपको यहां पर जो एड्रेस बार है यहां पर आपको दिखाएगा D और 5। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी आप D वाले कॉलम के अंदर है और यहां पर 5 नंबर लाइन पे है। तो देखो ये D ये आपका हो गया कॉलम और 5 नंबर जो लाइन है वो दोनों के दोनों देखो हाईलाइट हो रखी हैं आपके, ठीक है ना, ग्रीन कलर से, डार्क ग्रीन से। तो यहां से आप इसके बारे में ऐसा पता कर सकते हैं। तो सेल का आपको पता चल गया जहां पर कॉलम और लाइन जो है मिलते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। और इस जगह के एड्रेस को हम सेल एड्रेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा सेल एड्रेस में पहले कॉलम आता है उसके बाद लाइन आती है। एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि एक्सेल के अंदर सेल एड्रेस के अंदर हम उसको किस प्रकार से जो है प्रतिस्थापित करते हैं। तो इसका सिंपल सा है कि पहले कॉलम आएगा उसके बाद लाइन आएगी, जिस प्रकार से आपको यहां पर स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाता है कि एक्सेल में सेल एड्रेस का सही फॉर्मेट क्या है। तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जब एक से ज्यादा ब्रैकेट जो होता है ना, एक से ज्यादा जो है एड्रेस को अगर अपन को कवर करना है, मान लीजिए यहां पर ये 5 है, यहां पर 3 है, ये है आपका 7। अब मुझे यहां से यहां तक का टोटल आपको जो है जोड़ना है। तो यहां पर अभी हम आगे सम फॉर्मूला या जो भी फॉर्मूला डिस्कस करेंगे तो उसमें एक वर्ड आएगा आपके रेंज। क्या आएगा, रेंज। रेंज का मतलब है कि आप कहां से कहां तक की वैल्यू को जोड़ना चाहते हैं।
तो मैं अभी आपको एक सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर इसके बारे में पूरा मैं फॉर्मूला की जब बारी आएगी तब समझाऊंगा। तो रेंज के बारे में इसमें पूछा जाएगा। देखिए यहां पर इक्वल किया सम, अब इसके अंदर मैं लिखता हूं यहां पर रेंज, या यहां से यहां तक मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि मैंने D5 से D8 यहां पर सेलेक्ट किया है, सही है एकदम। D और 5 ये लाइन नंबर 5 और D कॉलम हो गया, तो D5 से D8 तक इसने इस रेंज को सेलेक्ट किया है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्सेल के अंदर किसी भी रेंज को सेलेक्ट करने के दौरान दो कॉलम्स की जो वैल्यू होती है उनको अलग अलग करने के लिए अपन कोलन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं भाई? कोलन का यूज करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा जो आपको कोलन जो है ना, कोलन, ये कोलन, इस कोलन का यूज करते हैं दो ब्रैकेट की जो वैल्यू है उसको अलग अलग करने के लिए। तो यहां पर आपको समझ में आ चुका है इसके बारे में। आगे देखिए, नेक्स्ट आपको पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। आप कैसा भी एग्जाम दे दो उसके अंदर फिक्स इसका क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सेल के अंदर, और एक्सेल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही माना जाता है कि एक्सेल के अंदर किसी भी फॉर्मूला को स्टार्ट करने से पहले किस जो है सिंबल का यूज किया जाता है। तो सिंबल से आपको ध्यान रखना है इक्वल। जब तक आप किसी भी फॉर्मूला से पहले इक्वल का यूज नहीं करेंगे तब तक वो फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं होगा, और ना ही फॉर्मूला जो बाहर होगी वो एक्टिव होगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो यहां पर अब आपको ये चीज पता चल चुकी है। अब हम बात करते हैं इस इंटरफेस के बारे में, जो आपको बुक्स के अंदर इसके बारे में भी दे रखा है। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फॉर्मूलाज हैं, लेकिन वो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर इंट्रोडक्शन और इंटरफेस के बारे में जान लेते हैं। तो आपको एक्सेल का जो जनरल नॉलेज था वो आपको बता दिया है। अब इस इंटरफेस के ऊपर आते हैं हम, कौन कौन सी चीजें अपन को देखनी है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कौन कौन से टैब मिलेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये है टैब, और इनके अंदर ये सब मेन्यूज हैं अलग अलग, जो भी हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। तो इस सबसे पहले टैब्स के अंदर देखो, आपको यहाँ पर देखो होम, इंसर्ट, फाइल, पेज लेआउट है यहाँ पर, जहां से आप पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं। फॉर्मूलाज हैं जिसमें सारे फॉर्मूला की लिस्ट है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इनके अंदर जो इससे रिलेटेड फॉर्मूला है वो सारे आ जाएंगे, जो हम आने वाले वीडियोस के अंदर जानने वाले हैं। ये देखो मैथ्स के हैं, मोर फंक्शंस हैं इसके अंदर, इंजीनियरिंग के, ये इतना अपन को डीपली नहीं जाना है। यहाँ तक आपके जो है एग्जाम और क्वेश्चन जो होते हैं आपके बुक्स के अंदर दे रखे होते हैं। ये इंजीनियरिंग जो फील्ड होते हैं उनके लिए, वैसे आपको इनका थोड़ा बेसिक्स मैं बता दूंगा आगे आने वाले वीडियोस के अंदर, लेकिन ज़्यादा डीपली आपको इनके अंदर जाना है, क्योंकि इनसे हम कई सारे गेम क्रिएट करेंगे, कई सारे बेसिक सॉफ्टवेयर के इंटरफेस क्रिएट करेंगे। बहुत सारा जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला है इन सभी से रिलेटेड। इसके बाद देखो यहाँ पर डेटा आता है, जिसमें हम डेटा रिगार्डिंग अगर कोई भी प्रोसेस करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रिव्यू है, यानी आपने जो भी प्रोसेस किया है, जो भी आपने ऑपरेशंस किए हैं तो उसको वापस आपको रिव्यू करना है, तो यहाँ पर आपको सारे ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। और लास्ट में व्यू है कि आपको इस इंटरफेस के अंदर कुछ बदलाव करने हैं क्या, तो वो आपको यहाँ पर इस टैब में मिल जाएंगे। तो ये हो चुका है। अब फाइल के अंदर क्या है भाई, देखिए फाइल के अंदर आपको यहां पर जाओगे तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन है, जो कि आपको अभी जो जिस आप इंटरफेस के अंदर काम कर रहे हैं तो उसका इंटरफेस का जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहां पर आपको मिल जाएगी, प्रॉपर्टी, रिलेटेड डेट, सारा। इसके बाद आपको यहां पर देखो न्यू का ऑप्शन मिलता है। न्यू का मतलब है कि अगर आप फाइल नहीं क्रिएट करना चाहते हैं तो कुछ तो देखो बेसिक आपको डिफॉल्ट बनी हुई मिल रही है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो पर्सनल बनाऊंगा ब्लैंक, तो आप इस ब्लैंक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसी प्रकार से ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन का मतलब है कि आपने अगर कोई एक्सेल की फाइल ऑलरेडी बना रखी है तो उसको आप वापस ओपन कर सकते हैं इसकी मदद से। आगे देखेंगे यहाँ पर तो आपको सेव और सेव एज का बॉक्स मिलता है। भाई देखो इसके अंदर मेन डिफरेंस क्या है, सेव और सेव एज के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, दोनों में काम सेव का ही होता है, लेकिन सेव एज का मतलब ये होता है कि आप किसी फाइल को सेव कर दो, ठीक है। मैंने इसको सेव एज किया, सॉरी सेव एज करूंगा तो उसका मतलब यह है कि मैं उसमें जितनी बार चाहूं उसको ओपन करके उसके अंदर मैं डेटा को चेंजेस कर सकता हूं। लेकिन एक बार अगर किसी फाइल को मैंने सेव कर दिया, जैसे डायरेक्ट जाके इस फाइल को सेव किया, बंद कर दिया, तो जब भी इसको वापस ओपन किया जाएगा इस फाइल को, सेव की गई फाइल को, तो उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अगर चेंजेस करेंगे तो उसकी वापस एक नई फाइल सेव एज होने के लिए हमारे पास आएगी। तो हमेशा अगर आपको उस फाइल में वापस हर बार चेंजेस करते ही रहना है तो आपको सेव एज का ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन मिलता है। इस प्रिंट के अंदर आप जो है प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं, कितनी कॉपीज लेनी है, और अगर आप जैसे आपके पास जैसे 20 जो है टोटल पेज प्रिंट निकालने हैं, उसमें से सिर्फ आपको 1 से 5 तक ही निकालना है अगर प्रिंट, तो आप यहाँ पर रेंज दे सकते हैं 1 पेज से लेकर 5 तक, तो यहाँ पर ये भी काम आ जाएगा आपके। यहाँ से आप ओरिएंटेशन ले सकते हैं, यानी आपका जो पेज प्रिंट हो रहा है वो लैंडस्केप मोड में होना चाहिए या पोर्ट्रेट मोड में, वो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसी प्रकार से आप पेज का जो है यहाँ पर अलग से साइज भी ले सकते हैं। वैसे डिफॉल्ट आपको A4 रखना है, क्योंकि ज्यादातर जो प्रिंटर है वो जो भी यूज होते हैं ऑफिस के अंदर वो A4 साइज होते हैं। ये मार्जिन्स क्या होते हैं भाई? मार्जिन्स का अर्थ समझिए कि एक पेज है, यहाँ पर देखिए मैं आपके सामने एक इसको हाईलाइट कर रहा हूं, जैसे आपको इस मार्जिन का टॉपिक यहाँ से अच्छा समझ में आएगा। मार्जिन का मतलब होता है कि आपको जो पेज के ऊपर जो भी कंटेंट प्रिंट करना है उसको चारों तरफ से कितना जो है ऊपर से स्पेस आपको देना है, उसके लिए आप इनको यूज करेंगे। तो यहां पर जैसे मैं चाहता हूं कि इतना स्पेस जो है इनके ये जो बाहरी जो आवरण है ये आपके स्पेस आना चाहिए, जिससे आप बाद में इसको पंच वगैरह करें इस पेज को, तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान जो है, ये खाली जो है जगह, ये आपके काम आ जाए। तो वहां पर आपको अगर ये इस चीज पर वर्क करना है तो उसके लिए आप मार्जिन पर जाएंगे, तो वो मार्जिन आप अलग अलग पेज के लिए और अपने अलग अलग कंटेंट के हिसाब से आप सेटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपके आ चुका है भाई, यहाँ पर प्रिंट वाला, ठीक है, ये सारा आ चुका है इसके अंदर। फिर देखिए शेयर का मतलब होता है कि यहां से डायरेक्ट आप इसको ईमेल वगैरह कर सकते हैं। वैसे बेसिकली हम पीडीएफ जनरेट करते हैं सेव एज के अंदर जाके, ठीक है ना। जैसे मैं इसी जैसे ये जो मेरा काम कर रहा है इसका पीडीएफ जनरेट करना चाहता हूं, तो मैं सिंपल सा इस फाइल के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर देखिए आप सेव एज मिलेगा। तो इसके अंदर आप जो भी लोकेशन है उसको सेलेक्ट करें और यहां पर देखो आपको पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर। देखिए 2010 का जो 2010 से पहले के जो वर्जन है ना, उसमें पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा। अगर आप 2010 से पहले का वर्जन यूज करते हैं तो उसके लिए आप जो है पीडीएफ अगर यहां पर लेके आना चाहते हैं पीडीएफ ऑप्शन, तो आप गूगल क्रोम के अंदर जाकर एक एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, MS ऑफिस पीडीएफ एक्सटेंशन। तो आपको डायरेक्ट एक MB से कम की साइज का एक सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहां पर सेव एज टाइप में पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब समझिए ये सेव एज टाइप क्या मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी फाइल जनरेट हो रही है तो वो किस टाइप की होनी चाहिए, तो वो यहां से आप ले सकते हैं। तो आप अगर इसको पीडीएफ में जनरेट करेंगे डेस्कटॉप पर, तो ये क्या होगा, इस नाम की पीडीएफ फाइल को जनरेट कर देगा। ये देखिए आपकी ओपन हो चुकी है पीडीएफ, अभी हमने जो बनाई थी, ठीक है। तो यहां पर आपको इस चीज के बारे में समझ में आ चुका होगा भाई। आगे देखिए यहां पर नेक्स्ट इस फाइल के अंदर देखिए यहां पर आपको मिलेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इसको आप जैसे जो भी काम यहां पर कर रहे थे वो सारा आपको यहां पर मिल जाएगा। ये फाइल चेंज टाइप सारा जो है आपको सेव एज के अंदर ही यहां पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप अलग से इसके ऊपर आके एक्सपोर्ट वगैरह यूज करेंगे तो आप यहां से जो है कर सकते हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शन आपको यहां पर सेव एज बॉक्स के अंदर भी मिल जाएंगे। यहां पर क्लिक करेंगे तो देखो ये सेव एज टाइप यहां पर पड़े हैं। यहां पर आप अपना फाइल नेम लिखेंगे जिस नेम से आप इस फाइल को सेव कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पर क्लोज मिलेगा, जिसको क्लिक करेंगे तो ये वर्कशीट जो है आपकी क्लोज हो जाएगी और यहाँ पर आपके जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं उनके जो भी जो आपने इंस्टॉल किया है तो उसके अंदर प्रोडक्ट की वगैरह दे रखी है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। और इस ऑप्शंस के अंदर आप जो है बाद में जो है अगर एक्सेल को एडवांस में सीखते हैं तो वहां पर आपको मैक्रोज वगैरह ऑन करने की जरूरत होती है, तो वो सारे आपको यहाँ पर बटन्स वगैरह देखो यहाँ पर कुछ जो है अगर एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आके आप जो है उसको ऐड कर सकते हैं, मैक्रो ऑन कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही डीपली है, इसको अभी हमें अब ओपन नहीं करना ना, इसके बारे में देखना है। तो ये फाइल था और ये सारा इंटरफेस का टॉपिक था जो आपको आज के इस चैप्टर के अंदर देखने को मिला है। साथ ही यहां पर अब देखिएगा आज हम जो है इस होम टैब के बारे में भी देख लेते हैं, जिससे आपको नेक्स्ट जो है इंसर्ट के बारे में देख लेंगे नेक्स्ट में। यहां पर आप होम के अंदर क्लिक करेंगे तो आपको जो है देखिए कट कॉपी पेस्ट क्या है इसको मैं समझाता हूं यहां पर आपको, ठीक है। जैसे मैं यहां पर अभी इसको क्लिक करके यहां पर जो है इसको ऑफ कर देता हूं, तो यहां पर जैसे मैंने कोई भी वैल्यू लिखा है, जैसे मैंने लिखा है यहां पर राम, इसको मैं यहां पर कॉपी करके अगर मैं इस वैल्यू यानी D11 के अंदर भी अगर लेके आना चाहता हूं तो मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूं। और अगर आप इसका शॉर्टकट की यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप कंट्रोल के साथ C यूज करेंगे तो देखो ये यहां पर जो है कर्सर सेलेक्ट हो चुका है, ये जो वर्ड था वो सेलेक्ट हो चुका है। अब इस D11 में या जहां पर भी आपको चाहिए वहां पर क्लिक करके कंट्रोल V करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो आपने अभी दो चीजें सीखी, एक तो कंट्रोल+C से कॉपी करना और कंट्रोल+V से इसको पेस्ट करना। अब देखिए कट का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसको कट करता हूं तो उसका मतलब क्या होता है कि यहां से जो वैल्यू है वो यहां से हो जाएगी डिलीट, और जहां पर भी हम उसको कंट्रोल V करेंगे पेस्ट तो वहां पर ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये होता है कट कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको फॉन्ट के बारे में जो है अगर आपको चेंजेज वगैरह करना है तो इस कैलिब्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको बहुत सारी जो भी आपके कंप्यूटर में फॉन्ट इंस्टॉल है, अक्षरों के लिए जो भी डिजाइन इंस्टॉल है तो वो यहां पर मिल जाएगी। जिसमें यहां पर एडम CG Pro के ऊपर क्लिक करूंगा तो देखो मेरी हैंड राइटिंग कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, सारी इस फॉन्ट की स्टाइल जो है इस प्रकार की हो जाएगी।
अगर मैं क्लिक करके इसके अंदर और ज़्यादा चेंज करता हूं तो देखो और ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिल जाएगा। ये लेता हूं तो देखो इसके अंदर आ जाएगा डिजाइन में। तो ये होता है फॉन्ट की डिजाइन। अगर आपको स्टाइल चेंज करने तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा थीम फॉन्ट्स। यहाँ पर आपको इस फॉन्ट का साइज अगर चेंज करना है तो ये यहाँ पर आपको कर सकते हैं इस चेंजेस। यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं इसकी मदद से, ठीक है ना। ये ग्रो और श्रिंक जो आप यूज कर रहे हैं तो इसकी मदद से आप जो है कर सकते हैं। अगर आपके कोई फॉन्ट जो है वो अगर बहुत ही थिक है, इसको बोल्ड करना है तो आप यहाँ पर कंट्रोल बी का यूज कर सकते हैं या यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूं तो ये काम होगा, कंट्रोल बी देखो पेस्ट, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका इटैलिक, यानी ये थोड़ा अक्षर को जो है तिरछा शो करेगा तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस आई को यूज कर सकते हैं। और अंडरलाइन अगर आप इसके साथ यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप कंट्रोल प्लस यू का यूज कर सकते हैं और यहाँ से आपके सामने ये जो है अंडरलाइन का बॉक्स आ जाएगा। डबल अंडरलाइन चाहते हैं तो इसको क्लिक कर dीजिए। इन अंडरलाइंस का अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं, स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इस आप ड्रॉप डाउन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी इसके अंदर यही है 2010 से पहले के वर्जन के अंदर यहाँ पर आपको इसका कलर चेंज करने का भी ऑप्शन है इसके अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है अगर उस पहले के वर्जन को यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसमें जो है इसमें नहीं दिए गए इस ऑप्शंस को। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि किसी भी सेल को अगर आपको स्पेशली हाईलाइट करना है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आप कोई भी बॉर्डर दे सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा और जितने सेल मेरे को सेलेक्ट करके उसको हाईलाइट करना है तो उसको सेलेक्ट करके यहां पर मैं यहां पर ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर चाहिए आपको चारों तरफ थिक बॉर्डर चाहिए तो इसको क्लिक करके, ठीक है ना, मोटी जो बॉर्डर है उसको करना है गहरा तो इसको क्लिक करके यहां पर थिक बॉर्डर को ऑन कर दीजिए। तो देखो ये चेंजेस चारों तरफ दिखेगा, अंदर जो है सिर्फ नॉर्मल ए वो है आपकी ऑल वाली। जैसे मान लीजिए मैं इसको स्पेशली हाईलाइट करना चाहता हूं तो इसको क्लिक करो तो देखो ये स्पेशली हाईलाइट हो रहा है। अब अगर आपको किसी भी ब्रैकेट के अंदर किसी भी सेल के अंदर अगर आपको कोई भी कलर फिल करना है तो यहां पर आप क्लिक करके कोई भी कलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कलर उसके अंदर फिल हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जो है कोई भी आपका जैसे वर्ड लिखा हुआ है, जैसे यहां पर मैंने लिखा आर, अब इसको मैं लेफ्ट साइड या सेंटर लेके आना चाहता हूं तो यहां पर देखिए आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें ये तो आपके जो है देखो यहां पर मैं सेंटर पे क्लिक करता हूं तो ये सेंटर पे आ जाएगा, ये देखिए यहां पर। लेकिन ये वाला क्या है कि ये अगर सेंटर ये जो है साइज बड़ा है अगर इस सेल का तो इसमें ऊपर नीचे कहां पर रखना है तो ये देखिए आप यहां से सेंटर चेंज कर सकते हैं। ये सबसे नीचे भी हो और इधर भी हो तो देखो ये यहां पर कॉर्नर में आ जाएगा। तो ये एक पूरे पेज की समान जो है यहां पर काम करता है। इसी प्रकार से आप देखिए इसको यहां पर आगे बढ़ाने के ये सारा काम जो है यहां पर आप कर सकते हैं। जैसे मेरे यहां पर सेलेक्ट है ये, ठीक है, तो ये देखो स्टेप बाय स्टेप इसको आगे पीछे कर सकते हैं आप यहां से। व्रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, ये देखिए व्रैप टेक्स्ट है, इसका मतलब होता है कि आपके कोई भी दो ब्रैकेट की वैल्यू को, ठीक है ना, तो जैसे मैं मानता हूं कि मैंने यहां पर कोई भी टेक्स्ट टाइप किया है, दिस इज माई कार, ठीक है। अब मैंने यहां पर कोई भी एक सेंटेंस लिख रखा है। अब ये क्या है कि ये एक ब्रैकेट के अंदर आ नहीं रहा है, जैसे इसको बड़ा कर देते हैं हम, ठीक है, ये हो गया। अब मैं चाहता हूं कि ये एक ही ब्रैकेट के अंदर सेटअप हो जाए तो मैं उसके लिए करूंगा रैप टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये अब जैसे भी बड़ा होगा, एक मिनट, इसको मैं वापस एक मिनट थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं पहले। तो देखिए रैप टेक्स्ट का मतलब वो ये होता है कि आपने जैसे ये मेरा डिफॉल्ट पहले लिखा हुआ था, अब इसी को एक ही ब्रैकेट के अंदर दिखाना है जितना भी मेरा कंटेंट लिखा हुआ, तो उसके लिए आप रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा कि फिर आप जो है सारा का सारा जो कंटेंट है आपको एक ही ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ मिल जाएगा, ये बाहर नहीं जाएगा इस साइड में। मर्ज एंड सेंटर का मतलब होता है कि जो भी आपका जो जैसे है मेरा ये एक से ज्यादा ब्रैकेट के अंदर है या एक से ज्यादा ब्रैकेट को मैं जैसे ये पूरा एरिया में जो है ये चारों ब्रैकेट को एक करना चाहता हूं, एक सेल में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करूंगा। तो देखिए मर्ज एंड सेंटर मतलब एक ब्रैकेट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो आज के इस चैप्टर के अंदर वीडियो के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अलाइनमेंट तक हमने जान लिया है, बेसिक इंट्रोडक्शन और इसका जो बेसिक जनरल नॉलेज है वो भी हमने जान लिया है, जो कि आपको याद रहना और उसके बारे में पता रहना आपको जरूरी है।
नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है इसका आगे का जो इंटरफेस है वो जानेंगे, और ज़्यादा मैं जो है आपको जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में जो है प्रैक्टिकल करवाऊंगा। उससे कौन कौन सी चीज़ें हम जनरेट कर सकते हैं, जैसे आने वाले वीडियोज़ के अंदर हम टिकट बुकिंग सिस्टम बनाना सीखेंगे, और केबीसी गेम इसी की मदद से बनाना सीखेंगे, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हम जो है इसकी मदद से शुरू करेंगे। बिलिंग सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो बहुत सारा इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है आपको आने वाले वीडियोज़ के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।